इसको पढ़ते पढ़ते हमने अनुच्छेद 72 के बारे में बात करी, अनुच्छेद 161 के बारे में भी बात करी। ठीक है, बहुत बार क्या होगा, एक टॉपिक ऐसा होगा जो आपका कहीं ना कहीं न्यूज़ में होगा, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन उससे मिलते जुलते टॉपिक्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, उससे मिलते जुलते टॉपिक्स आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, हो सकता है वो इंडियन पॉलिटी में आपको मिले, हो सकता है वो आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर मिले, हो सकता है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मिले। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, दया याचिका को लेकर, मर्सी पिटिशन को लेकर है। जैसे मैंने बताया आपको, हाल ही में हुआ क्या, हाल ही में एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे जो कि सन 2000 में लाल किले के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अंदर वो व्यक्ति शामिल थे। अब हमारे देश में एक आप कह सकते हैं कि यह कानून भी आपको अनुमति देता है इस चीज़ की कि आप चाहें, जब आपको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, मतलब मौत की सज़ा मिल जाती है, तो उस स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक आखिरी रास्ते के तौर पर प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको एक दया याचिका लिखकर दे सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ठीक है, आप ये दया याचिका लिखकर दे सकते हैं, और अगर जो राष्ट्रपति हैं उनको आपकी बात समझ में आती है, लॉजिकल लगती है, उनको लगता है कि नहीं आप ठीक हैं अपनी जगह पर, तो यहां पर क्लेमेंसी दी जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो मृत्यु दंड है उसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में मर्सी पिटिशन या फिर दया याचिका। हाल ही में ये दया याचिका जो है वो इस पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा दी गई, और हमारे राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, इसको अस्वीकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आप इस टेररिस्ट हमले में शामिल थे, इस वजह से आपको यहां पर सजा तो अपनी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मर्सी पिटीशन होती क्या है, देखो, एक तरीके की ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कि राष्ट्रपति को भेजी जाती है, और वैसे बात करी जाए तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, और कुछ पावर जो है वो गवर्नर जो होते हैं उनके पास भी ये पावर रहती है, राज्यपाल के पास भी पावर रहती है कि वो चाहें तो आपकी सजा को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन सजा को पूरी तरीके से खत्म करने की पावर, पार्डनिंग जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अब ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है, और उनके पास इस चीज का पूरा हक है कि वो चाहें तो इस केस को कंसीडर करें या फिर चाहे इसे दरकिनार कर दें। ठीक है, अब ये भारत के अंदर कोई ऐसी यूनिक व्यवस्था नहीं है, भारत के अलावा भी अगर आप देखेंगे, अमेरिका के अंदर, हमारे यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इसके अलावा हमारे पास कनाडा है, कनाडा के अंदर भी ये सभी जो प्रिविलेजेस है वो दी जाती है, ये सभी प्रोसीजर्स फॉलो करे जाते हैं, मतलब वहां पर भी इसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, मर्सी पिटिशन या दया याचिका जो है वो लोगों के द्वारा दी जा सकती है। जो मैकेनिज्म है वो बना के रखा हुआ है कि मान लीजिए अब जो जज लोग होते हैं, ठीक है, हम जजों की बात करें तो क्या लगता है कि इनसे गलती नहीं हो सकती है, इनसे भी गलती हो सकती है, और ये माना गया है कि यहाँ पर ये भी इनफॉलिबल नहीं होते, मिस्टेक्स और गलतियां तो इनसे भी हो सकती है। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है ये पूरी तरीके से अचूक नहीं है, क्योंकि गलतियां जजों से भी हो सकती है, जो न्यायाधीश आपके बैठे हैं वहां पर भी गलतियां हो सकती है। इसी वजह से एक हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तौर पर ये एक अलग से जो स्टेप था इसे ऐड कर दिया, ताकि अगर किसी भी तरीके से न्यायिक प्रणाली के अंदर कोई भी गलती होती है तो उसे अगले ही स्तर के ऊपर ठीक कर लिया जाए। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम क्या करने की कोशिश करें, अगर कोई भी त्रुटि इस स्तर पर होती है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, हम अनुच्छेद 21 की बात करें अगर, तो यहां पर भी हम किसकी बात करते हैं, हम यहां पर जीवन के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं। तो इसमें भी कहा गया कि हम जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और यहां पर इसी वजह से कहा गया कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने से पहले उसको इस तरीके की एक वे आउट जो है, या इसे कई बार कहा जाता है लास्ट रिजोर्ट जो है, वो यहां पर देना चाहिए, क्योंकि जो आपका राइट टू लाइफ है, जो आपका जीवन का अधिकार है, वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट आपका माना गया है। ठीक है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके का एक मैकेनिज्म राष्ट्रपति के स्तर पर जरूर बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गलती पिछले स्तरों में हो गई है तो वो ठीक करी जा सके आखिरी स्तर के ऊपर। अब इसके पीछे एक चीज और भी है, जैसे ये 2012 की बात है, 2012 के अंदर 14 जजों ने मिलकर एक एप्लीकेशन लिखी, और इस एप्लीकेशन को सभी ने साइन करके राष्ट्रपति को दिया। ठीक है, और राष्ट्रपति को कहा गया कि देखिए, ये जो 14 जजेस हैं, इन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में 15 ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर मृत्युदंड दिया गया है, और वो मृत्युदंड जो दिया गया वो सही नहीं था किसी भी दृष्टि से,
और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको तो फांसी दी भी जा चुकी है, मतलब 2 लोगों को यहां पर एग्जीक्यूट किया जा चुका है। तो कहा गया कि क्यों ना इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए जिन लोगों को गलत तरीके से मृत्युदंड दिया गया वो गलती को ठीक कर लिया जाए। ठीक है, तो जिनको गलत तरीके से मृत्युदंड दिया गया उनको ठीक करने की बात करी। इससे भी कहीं ना कहीं समझ में आया कि गलती तो यहां पर जजों से भी हो सकती है। इसी वजह से बाद के जजों ने इस चीज को संज्ञान में लिया और यहां पे राष्ट्रपति जो थे उनको ये एक एप्लीकेशन था सिग्नेचर के साथ अपने हस्ताक्षर करते हुए इसे सबमिट किया और कहा कि आप क्या करिए, इन केसेस को दोबारा से देखिए और आपको समझ में आएगा कि यहां पर जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया और उनका मृत्युदंड जो है वो खत्म करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे जजों ने भी माना, जो यहां पे न्यायाधीश थे उन्होंने भी माना कि हमारी जो प्रणाली है वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। तो इस तरीके का एक सिस्टम जो है इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार राष्ट्रपति के लिए दया याचिका अंतिम संवैधानिक उपाय है जो एक दोषी तब ले सकता है जब उसे कानून की अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, पहले जो मुकदमे हैं वो कहां जाते हैं, अदालतों में जाते हैं। ठीक है, और अदालतों में अगर किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को लगता है कि जिस तरीके का वर्डिक्ट, जिस तरीके का जजमेंट, जिस तरीके का न्याय वो चाह रहा है उसको नहीं मिला है, तो क्या होगा, आखिरकार वो कहां जाएगा, आखिरकार वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, मान लीजिए जो अलग अलग अदालतें हैं, चाहे हम निचली अदालत की बात करें, हम यहां पे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, उन्होंने अगर सजा सुनाई है कि आपको मृत्युदंड ही मिलेगा और यहां पर किसी भी तरीके से उसको न्याय उसको लगता है कि नहीं मिल रहा है, तो फाइनली वो किसके पास जा सकता है, आखिरकार वो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और यहां पर एक तरीके से गुहार लगा सकता है कि हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर मर्सी दी जाए या फिर यहां पर हमें हमारे ऊपर दया करी जाए, दया याचिका को दायर करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति भी है और इसमें जो राष्ट्रपति है इनके लिए अनुच्छेद कौन सा है, इनके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। उसी तरीके से हमारे पास राज्यपाल भी हैं, उनके लिए अनुच्छेद कौन सा है, उनके लिए अनुच्छेद है 161 और दोनों की पावर्स अलग अलग है जो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब दया याचिका बनाने की प्रक्रिया क्या है, देखो वैसे इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस या अलग से प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं करी गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब शुरू में इस याचिका को दिया जाता है तो यह राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्राप्त की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो सचिवालय है वो इसे प्राप्त करता है, किसके बेसिस पर, राष्ट्रपति के आधार पर। ठीक है, और बाद में इसे कहां भेजा जाता है, बाद में इसे गृह मंत्रालय में भेजा जाता है, ताकि जो गृह मंत्रालय है वो अपनी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी इस पे करना चाहता है, कोई भी सिफारिशें देना चाहता है, वो यहां पर गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे पहले ये किसके पास आएगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सचिवालय के पास, और फिर बाद में इसे कहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाद में इसके ऊपर कुछ भी अगर रिकमेंडेशन चाहिए या सिफारिशें चाहिए तो आपको इसे भेजना पड़ेगा गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, यहां तक। वैसे इसको लिखने का कोई अलग से स्टैट्यूटरी प्रक्रिया, कोई भी अलग से प्रोसीजर नहीं बताया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनुच्छेद 72 है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आपके राष्ट्रपति आ जाते हैं, आपके राष्ट्रपति यहां पर आ जाते हैं और उनको अलग अलग तरीके की शक्तियां जो है इसके अंदर दी गई हैं, जो शक्तियों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड के अंदर कि किस किस तरीके की शक्तियां। वैसे ब्रीफली बता देता हूं, वो चाहे तो पूरी तरीके से सजा को खत्म कर सकते हैं और जो व्यक्ति है जिसको सजा दी गई थी, चाहे मृत्युदंड दिया गया था, वो जेल से बाहर निकल सकता है और एक आम नागरिक के जैसे रह सकते हैं। अगर यहां पर चाहें तो कुछ परिस्थितियों में जो व्यक्ति है जिसको सजा दी गई है उसकी सजा को कम भी किया जा सकता है, हो सकता है 20 साल से 10 साल कर दिया जाए, या फिर कई बार जैसे बहुत कड़ी किसी को कोई भी आपने पनिशमेंट दी है, उस जो लेवल है, इंटेंसिटी है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर कठोर सजा दी गई है तो वो जो कठोरता की जो इंटेंसिटी है, जो लेवल है, उस कठोरता के स्तर को काफी हद तक नीचे लाया जा सकता है। ठीक है, तो या तो आप क्या करते हैं, यहां पर कठोरता को कम कर देते हैं, ये किया जा सकता है, या फिर जो ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड होता है, जो अवधि होती है, उस अवधि को कम कर सकते हैं। जैसे 20 साल की अगर सजा है तो उस अवधि को कम करके आपने कितना कर दिया, 10 साल कर दिया, ये किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्लीमेंसी कहा जाता है, पूरी तरीके से जो सजा है उसे भी खत्म किया जा सकता है। ये अलग अलग स्तर जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इसी चीज के बारे में बात कर रहा था, जैसे क्षमा है, पार्डन। अब इसको समझना काफी जरूरी है। पार्डन के अंदर क्या है, इसको याद रखने का तरीका देखिएगा, यहां पे है ओ मतलब 0, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर पूरी तरीके से जो सजा है उसके प्रावधान को हटाया जाता है, मतलब सजा को पूरी तरीके से निरस्त किया जाता है, 0 किया जाता है। इसको यूज करने के बाद मान लीजिए राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है आपको क्षमा कर दिया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह व्यक्ति अब किसी भी तरीके से जेल में नहीं रहेगा, या वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अब जितने भी उसके ऊपर सजाएं लगाई गई थी वो सारी
पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो एक आम नागरिक के तरीके से जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है तो इसको याद रखिएगा, इसे 0 कर दिया। किसने किया? पी ने। पी कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ने यहाँ पे सजा को 0 कर दिया। अब इसके अंदर 3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक है कॉम्यूटेशन, लघुकर्ता, देन है रिमिशन, एंड यहां पर है रिस्पाइट। अब इसके अलग अलग तरीके हैं समझने के, लेकिन एक मैं आपको यहां पे याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका बताऊंगा ताकि आपको ये चीज याद रह जाए। क्योंकि जब भी हम इनकी बात करते हैं, कम्यूटेशन की बात करते हैं, रिमिशन की बात करते हैं, रिस्पाइट की बात करते हैं, अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो तीनों के अंदर ही बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन द पनिशमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सजा को कम कर रहे हैं। अब तीनों में ही अगर सजा को कम कर रहे हैं तो फिर तीनों अलग अलग कैसे हैं, ये समझना काफी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तीनों में सजा को कम कर रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो यहां पर जो पहला है वो है कम्यूटेशन, इसमें सजा को कम किया जाता है। रिमिशन, इसमें भी सजा को कम किया जाता है। रिस्पाइट, इसमें भी सजा को कम किया जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, जैसे कम्यूटेशन में क्या होता है, जो कठोर सजा है उसको कम किया जाता है, मतलब कठोरता का जो स्तर होता है उसे नीचे लेकर आया जाता है। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है कम्यूटेशन के अंदर। रिमिशन के अंदर क्या होता है, रिमिशन के अंदर जो सजा के साल होते हैं उनको कम किया जाता है। रिस्पाइट के अंदर क्या है, रिस्पाइट के अंदर भी आप कह सकते हैं कि आपकी जो कठोरता है उसको कम किया जा रहा है, फिर सजा का नेचर जो है वो बदला जा रहा है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रेगनेंसी से होता हुआ जा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो वृद्ध है, तो यहां पर उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, ताकि अलग से प्रोविजन उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके और उनकी सजा को कुछ हद तक कम किया जा सके। अब बात आती है कि इसे याद कैसे रखा जाए, क्योंकि देखो एक बार आपने पढ़ लिया, ऐसे तो बुक में से भी देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखने का तरीका कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट विल मेक द पनिशमेंट 0, पी स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट, ओ स्टैंड फॉर 0। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले इसको उठाइए, रिमिशन, इसको ऐसे लिखिए, री मिशन। ठीक है, मान लीजिए आपका मिशन है यहां पर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे 2 साल में क्रैक करना चाहता हूं, मैं 2 साल में इस एग्जाम में, इस परीक्षा में पास होना चाहता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपना मिशन दोबारा से बनाएं, री मिशन करें, रीपर्पस करें अपने मिशन को। आपने जब अपने मिशन को री मिशन किया तो आपने कहा नहीं 2 नहीं, मैं 1 ही साल में इसे खत्म करूंगा। ठीक है, मैं 2 साल की जगह 1 साल ही यहां पर लेने वाला हूं, रीमिशन। तो इससे कहीं ना कहीं क्या समझ में आया कि आपने 2 साल से रिड्यूस करके, 2 साल से कम करते हुए अपने मिशन को 1 साल में ही अचीव करने की बात करी। आपने क्या किया, इसे रीमिशन किया। ठीक है, वही चीज हम यहां पर कह रहे हैं, रिमिशन जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए सजा जो है उसके सालों को यहां पर कम किया जा रहा है। मान लीजिए 20 वर्ष की सजा अगर दी गई है, उसको कम करके हमने कितना कर दिया, हमने उसे 10 वर्ष की यहां पर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कि आप 20 की जगह 10 साल सजा यहां पर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया रिमिशन, तो पार्डन हो गया, रिमिशन हो गया। अब आते हैं रिस्पाइट के ऊपर। अब रिस्पाइट कैसे लिखा है, RE, देखो वहां पर SPITE, इसको ब्रैकेट में डालो, इसको ब्रैकेट में डालो। री का क्या मतलब है, याद करो, यहां पे री का क्या मतलब था, रिडक्शन। यहां पे मिशन चेंज कर रहे थे आप, यहां पर क्या है, री रिडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ तो कम होगा। SP क्या है, SP मतलब स्पेशल। स्पेशल केसेस के अंदर आप क्या करेंगे, आप सजा को कम करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस के अंदर आप सजा को कम करने वाले हैं। स्पेशल केसेस कौन से, याद करिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई वृद्ध है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड और एल्डरली पर्सन है, उस स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे, यहां पर री रिडक्शन, SP स्पेशल। ठीक है, आप क्या करेंगे, कठोरता को कम करेंगे, सजा को कम करेंगे, लेकिन कुछ खास व्यक्तियों के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है रिप्रीव, ये सबसे अलग है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें व्यक्ति को टाइम दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति और उसका ये कहना है कि मैं इनोसेंट हूं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है और जो न्याय है उसके साथ नहीं हुआ है, तो यहां पर रिप्रीव का इस्तेमाल किया जाता है कि चलो एक काम करो, आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम यहां पे ले लो, कुछ ज्यादा समय लेना चाहते तो लीजिए, और अगर आपको लगता है इस ज्यादा समय का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं तो आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो रिप्रीव में क्या होता है, रिप्रीव में अलग से समय जो है वो व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि वह व्यक्ति अपने आप को क्या कर सके, वो व्यक्ति अपने आप को यहां पर इनोसेंट जो है वो साबित कर सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब चीजें याद रहनी चाहिए, पार्डन बता दिया, रिमिशन
और रिस्पाइट में जो कन्फ्यूजन होता है वो बता दिया। कम्यूटेशन थोड़ा थोड़ा रिस्पाइट से मिलता जुलता है। रिप्रीव जो है इट्स ऑल अबाउट टाइम। रिप्रीव जो है पूरी तरीके से समय से जुड़ा है कि हम व्यक्ति को एक मौका दे रहे हैं कि आप टाइम लीजिए और अपने आप को यहाँ पे बेगुनाह साबित करिए। ठीक है, दया याचिका दायर करने का आधार क्या है, क्योंकि कोई ना कोई आधार तो इसमें होना चाहिए। देखो, इसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति है अगर वो शारीरिक या मानसिक तौर पर फिट नहीं है तो उस दिशा के अंदर हम क्या करते हैं, उस दशा के अंदर हम ये याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। किसी भी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर उसको परेशानी है तो भी हम कहते हैं कि ठीक है, आप दया याचिका दायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से फिट नहीं है, उस स्थिति के अंदर हम कहते हैं कि ठीक है, आप दया याचिका दायर कर लीजिए। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि मान लीजिए जो वित्तीय स्थिति है व्यक्ति की वो ज्यादा अच्छी नहीं है और उसका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति पर ही आधारित है। ठीक है, वो व्यक्ति जो था वो अपने आप में आप कह सकते हैं घर में अकेला था, जो कहीं ना कहीं जीवन यापन करने में और उनके घर को चलाने के लिए काफ़ी बड़ा जो रोल था वो निभा रहा था। और उसके जाने के बाद, क्योंकि वो एक अकेला कमाने वाला था, उसके जाने के बाद यहाँ पर परिवार को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय परेशानी जो है वो यहाँ पर उसके घर वालों को हो सकती है। तो वो भी एक बेस माना गया है कि हाँ, व्यक्ति जो है उसको दया याचिका दायर करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहाँ पर है। बिल्कुल, तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा जो है ये पावर दी गई है और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हाँ। इसमें ये पावर जो है वो दी गई है और इसके अंदर जो केस है वो कौन सा है, मरुराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बाद कहा गया कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू जो आपकी न्यायिक समीक्षा है वो इसके अंदर लागू होती है, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रत्येक केस के अंदर इसे लागू नहीं किया जा सकता। कुछ खास ऐसे केस होंगे जिसके अंदर इसे लागू किया जा सकता है। और उसमें यह भी बताया गया कि कहां कहां पर आपको जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए अगर हर केस में आप अप्लाई करने लग जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि जो यहां पर मान लीजिए न्यायालय है, ठीक है, और नीचे आपके राष्ट्रपति हैं, न्यायालय ने डेथ पेनल्टी दी, ठीक है, यहां पे मृत्युदंड जो है वो दिया और राष्ट्रपति ने उसे खत्म कर दिया। फिर जुडिशियल रिव्यू होता है और न्यायालय क्या करता है, दोबारा से उसे मृत्युदंड दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति का जो कंट्रोल है और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और अगर बार बार ऐसा होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसी वजह से कहा गया कि कुछ ही केसेस के अंदर ऐसा किया जा सकता है, और वो भी कब जब लगता है कि राष्ट्रपति ने जब इस तरीके से जो आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो केस के फैक्ट्स हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, जो केस के अंदर फैक्ट्स हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी केस को लेकर रेलेवेंट मटेरियल है, जो भी सामग्री आपके सामने जिसकी बिना पर आप डिसाइड करते हैं, आप निर्णय लेते हैं कि कोई व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस सामग्री का सही तरीके से इस्तेमाल अगर नहीं किया गया है तो क्या होगा, तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू मतलब जो न्यायालय की समीक्षा है वो करी जा सकती है। दूसरा इसके अंदर कहा जा सकता है, इसमें कहा गया रादर कि अगर इंटेंशन किसी की मेलाफाइड है, अगर गलत आप कह सकते हैं कि अंतर्मन से इस निर्णय को लिया गया है, जिसमें आपने सामग्री को तो ध्यान में रखा ही नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा भी जो इंटेंशंस थी जो व्यक्ति की, जिसने व्यक्ति ने इस तरीके से चीज करी वो भी पूरी तरीके से गलत थी, मेलाफाइड थी। ठीक है, तो भी यहां पर क्या होगा, जो उसके इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो यहां पर इस स्थिति के अंदर भी जो न्यायिक समीक्षा है उसे लेकर आया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो आपने जो केस के फैक्ट्स थे, जो उसकी सामग्री थी, उसे दरकिनार कर दिया। दूसरा, ऐसा जो इरादा था यहां पर वो अच्छा नहीं था। ठीक है, तीसरा यहां पर बताया गया है कि अगर यहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ है, मतलब यहां पर जो डिसीजंस लिए गए, जो निर्णय लिए गए हैं, उसके अंदर पूरे तरीके से जो सामग्री है उसको तो यूज किया ही नहीं है, इसके अलावा जो आपका दिमाग है उसका भी अनुप्रयोग जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इन स्थितियों के अंदर कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो उठेगा कि किस तरीके से निर्णय लिया गया। आपने जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो भी नहीं दिखाया, आपने फैक्ट्स जो हैं उसको भी यहां पर इस्तेमाल नहीं किया, इसके साथ साथ जो आपकी इंटेंशंस है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि वो मेलाफाइड है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो है वो नजर आती हैं। जब ये सब चीजें होती है तब हमें
न्यायिक समीक्षा जो है वो करानी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हर केस के अंदर, प्रत्येक केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जो महत्वपूर्ण केसेस है वो भी देख लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसी पर आधारित है और इसी से संबंधित है। पहला हमारा केस है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, 1980 का केस है। और ये जो पूरा केस हुआ था, इसके अंदर निर्णय भी लिया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न सबसे बड़ा ये था कि जो मृत्युदंड दिया जाता है, जो मृत्युदंड दिया जाता है, क्या ये न्याय संगत भी है या नहीं। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अपने संविधान की बात करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या मृत्युदंड देना न्याय संगत है या नहीं। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो ये था कि हाँ, मृत्युदंड जो है वो न्याय संगत है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मृत्युदंड है, इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि जज जो है वो खून के प्यासे हो जाए, मतलब उनका हर निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जान लेने में जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जजेस शुड नॉट बी ब्लड थर्स्टी, मतलब जजेस जो हैं वो इस तरीके से निर्णय ना ले कि हर केस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को फांसी की सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि बहुत ही रेयर केसेस के अंदर, ठीक है, जैसे कहते हैं दुर्लभ केसेस जिन्हें कहते हैं, उन केसेस के अंदर ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमें जो मृत्युदंड है वो यहां पर देना है। जैसे आपने पोक्सो के केसेस देखे होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, जैसे किसी माइनर का रेप कर दिया या फिर उसकी जान ले ली गई, उस स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति को तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। तो वहां पर मृत्युदंड जो है दिया जाता है। जैसे हमने पहली स्लाइड देखी थी, उसमें क्या देखा था, जो वह व्यक्ति था वो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर शामिल था। अब टेरर रिलेटेड एक्टिविटी में क्या होता है, सैकड़ों या हजारों लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो वहां पर क्या होता है, मृत्युदंड दिया जाता है। तो कहा गया कि जो आपके दुर्लभ से दुर्लभ केसेस होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर मृत्युदंड रखते हैं। हर केस के अंदर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जैसे ए ने मान लीजिए बी का मारा, बी का कत्ल किया, तो क्या ए को फांसी की सजा हो जाएगी? नहीं। आपने देखा होगा कि इवन 1, 2, 3, 4 लोगों को भी लोग बैक टू बैक मार देते हैं, उसके बाद भी यहां पर फांसी की सजा नहीं दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा यहां पे दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर कुछ ही ऐसे केसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि दुर्लभ केसेस हैं। जैसे हमने आप कहेंगे तो निर्भया का जो केस था, इसके अंदर भी क्या किया गया, निर्भया वाले केस के अंदर भी हमने देखा कि इसके अंदर मृत्युदंड जो था वो दिया गया। इसके अंदर मर्सी पिटीशन जो थी वो भी दायर करी गई, लेकिन मर्सी पिटीशन को सुना नहीं गया, उसे दरकिनार कर दिया गया कि नहीं, आपको तो यहाँ पे मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं, दुर्लभ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इस तरीके का दंड जो है वो दिया जाता है। तो बच्चन सिंह केस के अंदर यही चीज डिसाइड करेगी कि इसे दुर्लभ केसेस के अंदर दिया जाएगा। ये मत मानिए कि हम इसे हर केस के अंदर देने वाले हैं। ठीक है, फिर 1981 के अंदर अगला केस आता है, जो आपका मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, भारत संघ का 1981 का केस है। इसके अंदर बताया गया कि जो अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति को यह पूरी शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो यहां पर क्या कर सकता है, अपनी क्लेमेंसी राइट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्लेमेंसी राइट क्या है, वो चाहे तो किसी के भी दंड को खत्म कर सकता है, पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया 1981 के अंदर कि यह जो चीज करी जाएगी, कौन सी चीज, ये जो किसी का भी दंड माफ किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो मंत्री परिषद है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी सलाह लेना जरूरी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति जो भी यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद से यहाँ पे सिफारिशें लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा भी है, जब हम अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, उसमें आप साफ साफ देखेंगे लिखा हुआ कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करने जा रहा है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है, उनसे सलाह ली जा रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद जो है वो बता रहा है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तभी काफी बार आपने देखा होगा, ये चीज आपकी किताब में भी लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, रबर स्टैंप कहा जाता है, कि सिर्फ वो एक तरीके के स्टैंप है, बाकी जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उसी किताब के अंदर जो आप पढ़ेंगे ये भी जरूर बताएगा कि नहीं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो उन्हें रबर स्टैंप नहीं कहा जा सकता। खैर, अगला जो केस हमारा है वो है केयर सिंह वर्सेस भारत संघ। तो यहाँ पे केयर सिंह वर्सेस भारत संघ के अंदर यहाँ पे दोबारा से बात होती है और अनुच्छेद 72 को लेकर ही बात करी जाती है। और इसमें बताया गया कि व्यक्ति जो है, क्या वो दया याचिका दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। कि क्या वो ओरल हियरिंग की बात कर सकता है? क्या वो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के सामने मेरी सुनवाई होनी चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, तो यहां पर व्यक्ति जो है वो अगर दया याचिका दायर करना चाहता है, इस चीज का अधिकार तो उसको दिया गया है।
इस चीज़ का पूरा पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी तरीके की मौखिक सुनवाई का अधिकार मांगता है तो वो मौखिक सुनवाई का अधिकार उसको नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल हियरिंग का जो राइट है या मौखिक सुनवाई का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, दया याचिका दायर करना चाहते हैं, लिखित फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये किसके अंदर कहा गया? कहर सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि किन किन देशों के अंदर यह जो आपकी मर्सी पिटिशन दया याचिका की जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है। वैसे मैंने जब इस पूरे टॉपिक को शुरू किया था मैंने तभी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, देखते कितने लोगों को याद है। भारत में तो ये है ही है। भारत के अलावा और कौन कौन से देश ऐसे हमने बताए थे जहां पर इस तरीके से दया याचिका दायर करी जा सकती है और इस पर सुनवाई भी होती है। चलिए देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर बात करें, हाँ ये अवेलेबल है, यूके में भी है, कनाडा में भी है और भारत में भी है। और अगर हम बात करें भारत और अमेरिका की तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसके ऊपर निर्णय लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके कनाडा है तो यहाँ पर इनके पास राष्ट्रीय पेरोल बोर्ड है, वो इसके ऊपर निर्णय लेता है। तो राष्ट्रीय पेरोल बोर्ड, जिसे आप नेशनल पेरोल बोर्ड भी कह सकते हैं, इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि क्या इस तरीके से जो सजा है वो माफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब हम यूके में बात करते हैं तो वहां पे अधिपति जो मोनार्क होते हैं वो इस चीज के ऊपर निर्णय लेते हैं कि क्या इस तरीके से सजा को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका और भारत के अंदर जो पूरा सिस्टम है वो एक जैसा है, मतलब राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर निर्णय लेंगे कि इस तरीके से सजा को माफ करना है या नहीं करना है। कनाडा के अंदर राष्ट्रीय पेरोल बोर्ड है, उनके द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। और यूके के अंदर जो अधिपति हैं, मोनार्क हैं, उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जो सजा दी गई है किसी भी व्यक्ति को कि वो माफ करनी चाहिए या उसे एज इट इज चलने देना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग देशों के अंदर यहां पर ये सुविधा उपलब्ध है और अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, देखो 2014 में प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियां वो हैं जिसके ऊपर जो राज्यपाल है वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इसको लेकर राष्ट्रपति को जानकारी देना, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये किसके हाथ में होता है? ये इनके हाथ में। जब भी इनको लगेगा कि किसी भी राज्य के अंदर जो राज्य है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उनको ऐसा लगता है, तो उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, उनको लगता है उनके विवेक के हिसाब से कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाना जरूरी हो गया, तो इसके बारे में जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पे कोई भी आपका विधेयक है जिसको पारित किया जा रहा है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको एक बार राष्ट्रपति को जरूर दिखाना चाहिए ताकि उनसे भी पूछा जा सके, तो यहाँ पर ये विचारार्थ करने के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, इस पूरे बिल को आरक्षित कर सकते हैं ताकि एक बार राष्ट्रपति के पास इसको भेज दिया जाए। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो उनकी शक्तियों में आती है। देखिए वैसे तो बाकी चीजें भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरीके की शक्ति जो विवेकाधीन शक्ति है उसके बारे में बात करी गई है, जिसमें पहला और तीसरा जो पॉइंट है वही इसमें आता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, वैसे जब हमने मर्सी पिटिशन या दया याचिका के बारे में बात करी, ये जो हमारा टॉपिक था पहला टॉपिक, अब ये जो टॉपिक है ये हमारा करंट अफेयर्स के अंदर आया, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते हमने अनुच्छेद 72 के बारे में बात करी, अनुच्छेद 161 के बारे में भी बात करी। ठीक है, हमने मर्सी पिटिशन में हमने ये भी देखा कि ओके यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं दया याचिका है ये दूसरे देशों के अंदर भी उपलब्ध है। फिर हमने इसके साथ साथ इसमें क्या न्यायालय समीक्षा कर सकता है नहीं कर सकता उसके बारे में बात करी, तो उत्तर हमारा ये था हाँ इसमें किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू में अवेलेबल है। तो जब हम अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, 161 की बात करते हैं, ठीक है, न्यायालय की समीक्षा की बात करते हैं, ये सभी जो मुद्दे हैं ये आपको मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, जो आपका इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है। तो फिर हमने यहां पे क्यों पढ़े? क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर हमने पढ़ा तो दया याचिका के बारे में, लेकिन ये ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं दया याचिका से जुड़े हुए थे, उससे मिलते जुलते थे। तो इसके जरिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए बहुत बार क्या होगा, एक टॉपिक ऐसा होगा जो आपका कहीं ना कहीं न्यूज में होगा, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन उससे मिलते जुलते टॉपिक्स जो होंगे वो कहां पर होंगे? उससे मिलते जुलते टॉपिक्स आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, हो सकता है वो इंडियन पॉलिटी में आपको मिले, हो सकता है वो आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर मिले, हो सकता है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मिले, वो सभी मुद्दे वहां पर चर्चा में लाए जा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो करंट अफेयर्स के अंदर आ रही हैं,
ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर करंट अफेयर्स में बात हो रही है, वो मुद्दे अगर स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ को X% फोकस से पढ़ रहे हैं अपनी स्टैटिक पोर्शन के अंदर, तो ऐसी चीज़ें, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी और आने वाले समय में परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप बाकी आर्टिकल्स तो पढ़िएगा, लेकिन आर्टिकल 72 और 161, जो अनुच्छेद 72 161 है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, तो इसके बारे में जो प्रश्न है वो आपसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछा जा सकता है। ठीक है,